हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 बोर्ड्स की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये ए फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिकली क्लास 9 और क्लास 10 में जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उन सभी को एक ओवरव्यू की तरह हम लोग फिर से पढ़ेंगे। साथ में कुछ नया नया चीज़ें ऐड होंगे, लेकिन बेसिकली सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। 9 और 10 में जितना पढ़ा है उसमें से ही 90% आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बाकी का 10% जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9 और 10 में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें से ही हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसमें उसको ही फिर से हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे, और फिर एक्स्ट्रा कुछ वहाँ पे जो हम लोगों को एडेड है इस बार क्लास 11 में, वो सब हम लोग देखेंगे। सो जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है मैटर। मैटर क्या है? ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9 और 10 में पढ़ रखा है कि मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupies space which has mass and which occupies space। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग आसपास में जो भी देख रहे हो वो सब कुछ ही मैटर है। आपने जो बुक खोल के रखा है वो मैटर है। आप लोग अगर पेन से लिख रहे हो तो वो मैटर है। आप लोग जो ये एयर को ब्रीथ कर रहे हो वो मैटर है। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में। एक होता है सॉलिड, फिर दूसरा होता है लिक्विड, और फिर लास्ट में होता है गैस। लेकिन कोई कोई बोलेगा कि इन तीनों को छोड़ के भी दो और स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो कि हाँ है। क्लास 9 के एडिशनल कंटेंट्स में आपको मिल जाएगा कि एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर बीईसी। लेकिन हम लोग प्लाज्मा और बीईसी को अपने अभी के स्टडी के लेवल के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्लाज्मा आर बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स जो कि एक हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में है, और बीईसी है चार्ज पार्टिकल्स जो कि लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में है। ये दोनों हम अभी के लिए स्किप कर जाएंगे। अभी हम लोगों के स्टडीज के लिए ये दोनों ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोगों को सिर्फ ये तीनों पे फोकस करना है। तो सॉलिड क्या है, थोड़ा रिवीजन के लिए बता देता हूँ। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। ठीक है, याद है? टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। फिर सॉलिड का हैज डेफिनिट शेप। सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ओके। ऑन सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, हाईली टाइटली पैक्ड होता है, तो उन लोगों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स उतना भी टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। थोड़ा लूज होता है, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। ठीक है। अभी लिक्विड में क्या है? लिक्विड का कोई डेफिनेटिव शेप नहीं होता, हैज नो डेफिनेट शेप। लेकिन वो क्या करता है, जो कंटेनर में उन लोग उसको रखा जाता है, लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। हैज नो डेफिनिट शेप, लेकिन उनका वॉल्यूम डेफिनिट रहता है। बट डेफिनिट वॉल्यूम मतलब, अगर सपोज आप मान लो कि 1 लीटर पानी आपने बॉटल में रखा है और 1 लीटर पानी आप लोगों ने बाल्टी में रखा है, तो पानी तो सेम ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, पानी का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका शेप तो चेंज हो जाएगा। बॉटल में थोड़ा कॉम्पैक्टली रहेगा, बाल्टी में उसका शेप फिर से चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं है, लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम है। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के
लिक्विड के मामले में थोड़ा वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स उतना भी टाइटली पैक्ड नहीं है। ठीक है, फिर गैस में आ जाते हैं। गैस में पार्टिकल्स जो है वो वेरी लूजली पैक्ड है, वेरी लूजली। वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा शायद, फिर से एक बार रिवीजन हो जा रहा है। वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। फिर है इसका ना डेफिनिट शेप है गैस का, कोई ना डेफिनिट शेप है, और गैस का कोई डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि उसको हाईली गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम, नो डेफिनिट वॉल्यूम, हैज नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। और गैसेस का पार्टिकल्स कितना बहुत दूर रहता है, बहुत ही लूजली पैक्ड है, तो उसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो उससे भी वीक होगा, लिक्विड से भी वीक होगा, यानी वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक, या फिर आप लोग वीकर के बदले में वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लूजली पैक्ड पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स के बीच एक दूसरे में बहुत सारा स्पेस रहता है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम रहेगा। आप लोगों ने वो पिछले क्लासेस में शायद वो जो सॉलिड का लैटिस है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि पार्टिकल्स बहुत हाईली हाईली पैक्ड रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है। ठीक है, फिर लिक्विड्स के मामले में ऐसा देखा होगा कि थोड़ा लूजली पैक्ड है, थोड़ा लूजली पैक्ड, उतना भी लूजली नहीं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा लूजली। फिर गैसेस के में देखा होगा कि बहुत ही लूजली पैक्ड है, वही पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। तो ये लोग आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका, ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर से एक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स ही देखना है, फिर से रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब हमको बाद में लगेगा क्लास 11 के बाकी चैप्टर्स के लिए। फिर नेक्स्ट हम क्या जानते हैं कि मैटर जो होता है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, वो इंटर कन्वर्टेबल होता है जब हम लोग टेम्परेचर या फिर प्रेशर को अप्लाई करेंगे। मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, गैस फिर से सॉलिड में चेंज हो सकता है, या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है। क्यों? जब हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो ये जो चेंजेस है, इन लोग इसका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नाम है, कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को चाहिए होगा कि जब सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। तब हम लोग उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, और जब लिक्विड सपोज सॉलिड में चेंज होता है, जब लिक्विड से हम लोग सॉलिड में जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, या फिर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड जब गैस में हो जाता है, तो तब उसको हम बोलेंगे बॉयलिंग, बॉयलिंग या फिर वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन। यहाँ पे हम लोगों ने एवापोरेशन को नहीं बताया है, क्योंकि एवापोरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको याद करना पड़ेगा कि एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर में काम करता है। जब लिक्विड से गैस कोई सब्सटेंस बनता है, जो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे अगर वो चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। और अगर बॉइलिंग टेम्परेचर रीच कर जाए, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब लिक्विड से गैस तो बॉइलिंग वेपराइजेशन हो गया, और गैस से लिक्विड, गैस से अगर लिक्विड बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप लोगों ने देखा होगा, जब आप ठंडे पानी का बॉटल रखते हो, तो आउटर सरफेस में थोड़ा वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर अगर हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दे, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड नहीं बन के, लिक्विड बन के गैस नहीं बन के, डायरेक्ट सॉलिड से गैस अगर बन जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 में ये सब पढ़ाया जाता है। क्लास 9 के साइंस बुक में है ये सब्लिमेशन, और वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन अभी हम लोगों के लिए ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम लोगों को एक रिवीजन के लिए ज़रूरी है। और हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सब्लिमेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम लोग भूल चुके हैं तो फिर से एक बार हम लोग याद कर लेंगे। सब्लिमेशन कौन कौन सा सब्सटेंस दिखाता है, जैसे कि ड्राई आइस दिखाता है, फिर कैम्फोर दिखाता है, वो अ, हम लोगों के लोकल भाषा में उसको कोरपुर बोलते हैं, कैम्फोर, और एसेट्रा कुछ चीज़ें दिखाता है, ठीक है। फिर अगर गैस से अगर हम लोग सॉलिड बना दे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन बेसिकली जो जो मटेरियल सब्लिमेशन दिखाता है वो मटेरियल ही फिर से डेपोजिशन दिखाएगा, जो मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, और वो ही गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा डेपोजिशन के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस। अभी मैटर को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को हम लोग बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा जो है वो है मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा, फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जैसे प्योर सब्सटेंसेस का एक एग्जांपल है, सपोज वाटर H2O। ये जो H2O है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये वाटर का कंपोजिशन कहीं भी चेंज नहीं होगा, केमिकली वो H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में H2O है और मेरे घर में H3O बन गया, ऐसा नहीं है। H3O बन गया तो कुछ और ही कंपाउंड बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। अगर वाटर है तो वो H2O ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंपोजिशन ही ऐसा है, वो फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा, इसलिए उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस रहेगा इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, और सॉरी, इन एनी रेशियो। टू और मोर सब्सटेंसेस रहेगा इन एनी रेशियो, टू और मोर सब्सटेंसेस एनी रेशियो, वो कुछ भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर तुम लोग उसको मिक्स कर दो किसी भी रेशियो में, 2:1 में कर दो, 3:2 में कर दो, 4:5 में कर दो, कोई भी रेशियो में कर दो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में और एक चीज याद रखना कि प्योर सब्सटेंसेस को सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिक्सचर्स को सिंपल फिजिकल प्रोसेस से कभी कभार सेपरेट किया जा सकता है। नॉट एवरी टाइम, नॉट ऑल मिक्सचर्स विल बी सेपरेटेड, लेकिन कुछ कुछ मिक्सचर्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में कभी भी ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होगा। प्योर सब्सटेंसेस का वो एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग, एग्जाम्पल है गोल्ड, वाटर वगैरह, ठीक है। मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा, सपोज ये समझ लो, चलो मैं बाद में बताता हूँ, क्यों जब मैं उसका डिफरेंस बताऊंगा तब बोल दूंगा, क्योंकि इसको फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। मिक्सचर को फिर से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एग्जांपल के तौर पे पकड़ लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तुमने वो चीनी को पानी में घोला है, तो उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो शुगर सोल्यूशन, वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है रेड कलर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही वो शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और यूनिफॉर्मली ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का बनेगा, इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समझ में आया।
वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में नो कंप्लीट मिक्सचर, वो इनकम्प्लीट मिक्सचर रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि अगर तुम लोगों ने सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दिया, सॉल्ट एंड शुगर मिक्सचर, ये कॉमन सॉल्ट NaCl और शुगर को अगर तुम लोगों ने ऐसे मिक्स कर दिया, तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो हेटेरोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं देख पाओगे, दोनों ही व्हाइट कलर का होगा, थोड़ा देखने में डिफिकल्टी होगा, लेकिन अब तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा शुगर का क्रिस्टल है। अगर तुम एक चुटकी उनमें से उठा लोगे, ऐसे टेबल पे रख दोगे, तो तुम सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट का है, कौन सा शुगर का है। नॉट, मे बी नॉट विथ 100% एक्यूरेसी, लेकिन तुम लोग फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन शुगर सोल्यूशन में ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये वो शुगर का मॉलिक्यूल है, तो वो बन गया होमोजेनियस। और यहाँ पे हेटेरोजेनियस में क्या हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कि हम लोग जान सकते हैं ये इसका क्रिस्टल है, ये इसका क्रिस्टल है, ये इसका पार्टिकल है, ये इसका पार्टिकल है। दोनों अलग अलग पार्टिकल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस, यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग एक्चुअली दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस में पहले ही आ जाता है एलिमेंट्स, जो नॉर्मल रहता है, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें रहता है। सॉलिड स्टेट में कॉमनली देखा जाता है आयरन में, जैसे Fe है, कॉपर में सपोज Cu। ठीक है, ऐसा है। फिर नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब ये एक से ज्यादा, मतलब दो तीन चार ऐसा, अगर दो तीन चार पार्टिकल्स एक साथ, दो तीन चार एटम्स एक साथ रह के, एक साथ बॉन्ड बना के रह के जब वो रहता है नेचर में, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली ये गैसेस शो करता है, जैसे H2। ठीक है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स है, O2 मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स है, एसेट्रा। ठीक है, फिर आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब ये मॉलिक्यूल के जैसा ही है। कंपाउंड्स मतलब ये बेसिकली दो तीन दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर है। मिक्सचर नहीं, एक्चुअली मिक्सचर नहीं है, क्योंकि मिक्सचर हो जाएगा तो मतलब सेपरेट कर सकते हैं, एक्चुअली वो नहीं है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स का, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स जब कंबाइन कर जाएंगे, तब उनमें से कुछ केमिकली चेंज हो जाएगा और एक नया केमिकल मतलब प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O एक कंपाउंड है, वो एक प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एक कंपाउंड है। मतलब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को हम लोगों ने जोड़ के बनाया है एक नया पार्टिकल को, H2O। और जब कंपाउंड फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मेथड से तो सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे H2O को। सपोज H2O का अगर हम लोगों ने एग्जांपल मान लिया, तो उसको तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई फिजिकल मेथड से कोई सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड चाहिए। और ये जो H2O होगा वो फिक्स्ड कंपोजिशन का होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे घर का पानी भी H2O है, तुम्हारे घर का पानी भी H2O है, तुम्हारे घर का पानी H3O या फिर H4O नहीं बन जाएगा। ठीक है, और ये जो अब कंपाउंड बनता है, जब ये कंपाउंड्स बनता है, तब ये थोड़ा उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, वो भी चेंज हो जाता है। जैसे H2O की बात कर लेते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस वेरी कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन गैस प्रमोट्स करता है कंबशन को, प्रमोट्स करता है आग लगाने को। ठीक है, लेकिन H2O वो क्या है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, वो आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, जब वो लोग कंबाइन कर लिया H2 और O2, H2O बन गया, तब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है, जो कि कंबशन में जो हेल्प करता है, आग लगाने में जो हेल्प करता है, ऐसा दो गैसेस, वो कुछ ऐसा बन गया वाटर, जो आग को बुझाने में काम करता है। मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल मतलब
आप लोगों ने क्लास 9 और 10 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि मिडिल में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके आसपास एक एटम में दो तीन शेल रहता है, और वहाँ पे शेल में ऐसा ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, ठीक है। तो ये वाला जो शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, ये इनर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो आप, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो इस मॉलिक्यूल के मामले में यहाँ पे हो जाएगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सल्फर की बात कर लेंगे, अगर हम लोग सपोज सल्फर की बात कर लेते हैं, 16s सल्फर है, ठीक है, मतलब 16 है उसका एटॉमिक नंबर। तो 16 सल्फर में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 286, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल, फिर नेक्स्ट शेल में कितना है 8, फिर जो लास्ट शेल है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन्स, 6 है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। लेकिन ये सब सिर्फ ये ध्यान दो कि जो हम लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ा है कि एटम के मिडिल में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ऑर्बिट्स रहता है, शेल्स रहता है, उसके आसपास जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सब क्या बन जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने नीचे में ही हेडिंग डाल दिया है वैलेंसी। वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितना कंबाइन कर सकता है। जैसे तुम लोग थोड़ा अगर क्लास 10 में कार्बन के बारे में पढ़ा हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड क्यों बना सकता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी है 4, कार्बन का वैलेंसी है 4, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, इसलिए वो डबल बॉन्ड बनाता है। ये सब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो ये वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये हम लोग निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कि कितना वैलेंसी होगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना कंबाइन करेगा, ठीक है। तुम लोगों ने ये कंसेप्ट, वैलेंसी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत सीख के आए होंगे कि वैलेंसी क्या होता है, लेकिन मैं फिर से भी बता देता हूँ कि जो सपोज कार्बन का जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो वो 4 हाइड्रोजन को ले लेगा, मतलब उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 4। ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 2, हाइड्रोजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है 1। तो ये सब डिटरमाइन होता है वैलेंसी की मदद से। वैलेंसी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऐसे निकाल सकते हैं, इट कैन बी डिटरमाइन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के ही हम लोग वैलेंसी बोल देंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू, तो फिर वैलेंसी जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल टू होगा। जैसे सपोज मान लो वो कार्बन का ही मान लेते हैं, ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, इसलिए कार्बन का वैलेंसी भी बन गया 4। सपोज मान लेते हैं मैग्नीशियम 12 है उसका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है, आउटर मोस्ट शेल में है 2, 2 इज लेस देन 4। सो उसका वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी है इक्वल टू 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 हो जाए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मोर देन 4 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सल्फर का थोड़ा देर पहले ही देखा है कि सल्फर का तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 286 कॉन्फ़िगरेशन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4 से ज्यादा बन गया तो वैलेंसी क्या बन जाएगा, वैलेंसी बन जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज सल्फर का कितना है,
सल्फर का है 6, जो कि 4 से ज्यादा है, तो सल्फर का बन जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 या मतलब 2। सल्फर का भी 2, मैग्नीशियम का भी 2, लेकिन दोनों को निकालने का तरीका अलग है कि सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 8 माइनस वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने कर दिया। मैग्नीशियम का लेस देन 4 है, तो इसलिए वैलेंसी बन गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना है उतना ही। ठीक है, चलो अभी जो लास्ट 3 टॉपिक है आज के लेक्चर का वो सब हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ चुका है हम लोगों ने कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, याद रहेगा क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज सल्फर का मान लेते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मैग्नीशियम का 12, कार्बन का 6, ऐसा। मास नंबर कुछ नहीं है, सम ऑफ, रुको, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर A इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन P प्लस N। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि कार्बन का, सपोज कार्बन का कितना है? कार्बन का A वैल्यू है, मतलब मास वैल्यू है, सॉरी 16 नहीं 12। कार्बन का एटॉमिक मास है, और या फिर मास नंबर है A है 12। मोस्ट एलिमेंट्स का आप लोगों को मास नंबर जो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब कैलकुलेशन आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, या फिर जो जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो और अलग अलग जो कैलकुलेटिव पार्ट्स है, उसमें मास नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। सो फर्स्ट 30 का तो आपको लर्न होना ही चाहिए, फर्स्ट 30 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है चार्ज इन मोनो एटॉमिक आयन। चार्ज इन मोनो एटॉमिक आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। चार्ज इन मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज इन मोनो एटॉमिक आयन, चार्ज इन मोनो एटॉमिक आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो वो चार्ज बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है, जैसे अगर न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, आयन नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो सेम होगा, तो उसमें उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि न्यूट्रल है, वो तो हम लोगों को पता ही है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कम होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, यही है कि चार्ज इन मोनोएटॉमिक आयन कैसे निकालते हैं, ऐसे ही है कि अगर पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आयन में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यही सब है। और लास्ट में सिर्फ एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, या फिर याद करना नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा क्लियर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम या फिर गूगल ड्राइव का लिंक जो दिया रहा होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पूरा डिटेल्ड हैंड रिटेन नोट्स, मेरा ही हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट चीज देख रहा है, एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटम को एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज एक एटम को मान लो, वहां पे यहाँ पे उसका मास नंबर रहेगा, ठीक है, उसका मास नंबर रहेगा A, और नीचे में उसका एटॉमिक नंबर रहेगा Z। ठीक है, फिर उसका यहाँ पे चार्ज रहेगा। चार्ज अगर 0 हो तो चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज है तो चार्ज लिखने की जरूरत है। सपोज एक मान लेते हैं, सोडियम का मान लेते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम, अगर सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे Na। फिर सोडियम के मास को हम लोग लिखेंगे, सोडियम का मास है 23 मास नंबर, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। और ये सोडियम कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, हम लोगों ने सोडियम का एनायन या कैटायन नहीं लिया,
सोडियम को हम लोगों ने न्यूट्रल रखा है तो इसका चार्ज हो जाएगा जीरो, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना कि इस लेक्चर में ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नया पढ़ा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ पुराना टॉपिक्स जो क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है वही हम लोगों ने फिर से रिवीजन किया, फिर से रिपीट किया, फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट करके नोट्स भी बना लिया, क्योंकि हम लोगों को ये सब कंसेप्ट चाहिए बाकी जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के लिए वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो रहेगा वो थोड़ा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रहेगा कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर वो जो कुछ 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 लॉज है एलिमेंट्स का वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह हम लोग देखेंगे। वो सब नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके लेक्चर में आ जाएगा, 2-3 लेक्चर या फिर इसके बाद शायद 3 या फिर 4 लेक्चर्स लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसका जो जितना भी नोट्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पे मिल जाएगा, वो टेलीग्राम का लिंक या फिर गूगल ड्राइव का लिंक जहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ इस चैप्टर का। और उस पीडीएफ में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। शायद इस लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने रिवीजन ही किया है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का फिर से एक बार वो रिवाइज कर लिया, फिर से नोट्स बना लिया। लेकिन बाकी जो जो रहेगा, बाकी जो जो लेक्चर्स आएगा उसमें से वो पीडीएफ में क्वेश्चंस भी रहेगा आपको। तो वो सब आप देख सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो चलो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसी चैप्टर का। तो चलो बाय बाय, पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशन, न्यू क्लास। चलो बाय।